वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस एग्जाम का जीके जीएस का क्वेश्चन। दोस्तों, यह सेट हमारे द्वारा तैयार किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए। हमारे द्वारा इस सेट में टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को आप एग्जाम से पहले शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तंजौर का जो तमिलनाडु का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है किस चोल शासक ने बनाया था, और यह पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि पहला किस शासक ने बनवाया था या और दूसरा ये कौन सा शैली पर आधारित है। तो तंजौर का जो मंदिर बनाया गया था बृहदेश्वर मंदिर, यह राजा राज चोल ने प्रथम ने बनाया था और ये द्रविड़ शैली पर आधारित है। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और स्पष्टीकरण से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस भव्य शिव मंदिर, यह जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, यह शिव मंदिर का निर्मित है, ये आपको याद रखना है। और निर्माण जो हुआ था 11वीं सदी में की शुरुआत में सम्राट राजराज चोल प्रथम ने करवाया था, इसीलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर जो बृहदेश्वर मंदिर को ही राजेश्वर मंदिर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यह पूरी तरह ग्रेनाइट पत्थर से बना है और दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली स्थापत्य कला पर का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, ये आपको याद रखना है। दक्षिण भारतीय जो भी मंदिर बनते हैं वह द्रविड़ स्थापत्य शैली पर बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो देख लीजिए, एक ही स्पष्टीकरण में आपको कितने प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। पहला क्वेश्चन ये हो गया दोस्तों। क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड कैनिंग, और जब ये हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। वह उस समय जो भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू किया गया था। तो दोस्तों, ये दो क्वेश्चन के साथ ये भी प्रश्न हो जा रहा है और इसका स्पष्टीकरण आप देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पास किया। इसके तहत गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। दोस्तों, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन स्पष्टीकरण में है, इसलिए इस स्पष्टीकरण को भी आज आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ लेंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तो दोस्तों, यह था केशवानंद भारती बनाम केरल राज का जो केस हुआ था 1973 में, इसमें यह कहा गया था। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की संविधान पीठ ने केशवानंद भारती केस में यह ऐतिहासिक व्यवस्था दी थी। अदालत ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है, लेकिन वह ऐसी कोई तब्दील नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल ढांचा जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता नष्ट हो। तो ये कहा गया था 13 जजों की एक संविधान पीठ ने, जो कि यह केस हुआ था 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 का ए में शामिल मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर और किस देश के संविधान से प्रेरित होकर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों, यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर और सोवियत संघ के द्वारा जोड़ा गया था, यह आपको याद रखना है।
इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। आपातकाल के दौरान नागरिक कर्तव्यों की आवश्यकता महसूस होने पर स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। इसकी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ये आपको याद रखना है। और ये सारे के सारे स्पष्टीकरण में जो भी फैक्ट हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आपको वीडियो पॉज करके खुद से भी पढ़ना है। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है और यह वर्तमान में किन 2 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है यह दोस्तों कृष्णा नदी पर है और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है, सीमा बनाती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और आप भी हमारे साथ आंसर करते चले इन प्रश्नों का और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए बनाया गया है। हमारा स्पष्टीकरण इस प्रश्न का आप देखेंगे कि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना एक बहुत बड़ा मैनसरी चिनाई बांध है। यह आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले और तेलंगाना के नलगोंडा जिले की सीमा पर स्थित है। इसका नाम प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी किस महाद्वीप और किस देश में स्थित है। तो दोस्तों यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और इक्वाडोर में स्थित है। दोस्तों कोट पर गिरा पैक्सी इक्वाडोर, या आपको इस तरह के ट्रिक से याद रखना है कि पैप्सी कहाँ गिरा, तो डोर पर गिरा और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है जो दक्षिण अमेरिका देश के इक्वाडोर में स्थित है। यह दुनिया की सबसे सक्रिय और ऊंचे ज्वालामुखियों में गिना जाता है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5897 मीटर है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि एंडीज पर्वतमाला का श्रेणी का हिस्सा है ये, और ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध फुलहर झील राज्य के किस जिले में स्थित है, जहां से उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग की एक प्रमुख नदी गोमती का उद्गम होता है। तो दोस्तों यह है पीलीभीती के पास। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गोमती नदी का उद्गम पीलीभीती जिले की कलिंजर तहसील में स्थित फुलहर झील, जिसे पंगेली फुलहर या गोमत ताल भी कहते हैं, से होता है। यह नदी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर जिलों से बहते हुए गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आपको अच्छे से देखना है और पूरा वीडियो आप जरूर से ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो लाया जा रहा है वह प्रीवियस ईयर को देखते हुए और आपके एग्जाम में सटीक यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ क्षेत्र कपड़ों पर की जाने वाली किस पारंपरिक और विश्व प्रसिद्ध सुई धागे की कढ़ाई कला के लिए जाना जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्राप्त है। तो दोस्तों यह है चिकनकारी। जो सुई धागों से जो कढ़ाई की जाती है इसे चिकनकारी कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि चिकनकारी लखनऊ की एक अत्यंत महीन और पारंपरिक हस्तशिल्प कला है जिसमें मलमल, सूती या अन्य कपड़ों पर सफ़ेद धागे से खूबसूरत नक्काशीदार आकृति बनाई जाती है। इसकी शुरुआत मुगल काल विशेष रूप से नूरजहाँ के समय में मानी जाती है।
तो यहाँ पे आप काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है कि चिकनकारी जो है कहाँ का प्रसिद्ध है, तो चिकनकारी लखनऊ का प्रसिद्ध महीन धागे का हस्तशिल्प कला है, ये आपको याद रखना है। तो इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। चिकनकारी जो है चिकन कितने रुपये में मिलेगा, तो आने वाले समय में लाख रुपये में मिलने वाला है। इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता या शोर को मापने की प्रामाणिक इकाई क्या है? और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव कान के लिए कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक मानी जाती है? तो दोस्तों यह है डेसिबल में कहेंगे तो डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है और 75 से 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि कान के लिए हानिकारक होती है, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। सामान्य बातचीत लगभग 30 से 40 डेसिबल की होती है और WHO के मुताबिक 75 से 80 डेसिबल से अधिक तेज आवाज़ में लंबे समय तक रहने पर कानों की सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पित्तल और कांसा दोनों ही तांबे की महत्वपूर्ण मिश्र धातु है। इसमें तांबा के साथ क्रमशः किन दूसरी धातुओं को मिलाया जाता है? तो दोस्तों हमारे द्वारा एक ट्रिक दिया जा रहा है आपको, ये आपको याद रखना है। पित्तल को करेंगे पिताजी, यहाँ पे जी पिताजी, तो पी से पित्तल, त से तांबा और दूसरा जो धातु मिलाया जाएगा वह जस्ता मिलाया जाएगा, यानी कि पित्तल के साथ तांबा के साथ जस्ता। और इसका कांसा का आप ट्रिक लगाएंगे, कास टिनता, तो त से तांबा हो जाता, टी से टीन हो जाता, यानी कि टीन। कांसा के साथ तांबा और टीन और पित्तल के साथ तांबा और जस्ता, ये सही मिश्रण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा स्पष्टीकरण आप देखेंगे कि पित्तल तांबा और जस्ता का होता है जिसका उपयोग बर्तन और वाद्य यंत्र बनाने में होता है। कांसा का प्रयोग जो होता है तांबा और टीन में होता है जिसका उपयोग पदक और मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पाचन क्रिया में के लिए पित्त रस का निर्माण करती है और रासायनिक कारखानों की तरह काम करती है? तो दोस्तों उस ग्रंथि का नाम है यकृत यानी लीवर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि यकृत जीवर या लीवर कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है। यह पित्त रस का निर्माण करती है जो पित्ताशय में जमा होता है और वसा के इमल्सीकरण यानी पाचन में मदद करता है। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी और मिश्रित ग्रंथि है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत वैधानिक तरलता अनुपात का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका वास्तविक जो अर्थ होता है यह होता है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा कुल धनराशि का न्यूनतम हिस्सा जिसे उन्हें अनिवार्य रूप से अपने पास नगद, सोने या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में सुरक्षित रखना पड़ता है। हमारा इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई वाणिज्य बैंकों को आदेश देता है कि वे अपने एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास लिक्विड के रूप में रखें ताकि बैंक कभी दिवालिया ना हो। हमारा अगला प्रश्न है कि इंटरनेट या सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की पहचान या फोटो चुराकर उसके नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाना, उसकी गतिविधियों पर नज़र रखना और उसके धमकी भरे संदेश भेजकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करना साइबर कानून में क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि ऑनलाइन माध्यमों से किसी व्यक्ति का पीछा करना, उसकी मर्जी के बिना उस पर नज़र रखना या उसे परेशान करना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। फिशिंग का मतलब फर्जी वेबसाइट या लिंक भेजकर किसी के बैंक पासवर्ड का गुप्त जानकारी को चुराना होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि
उत्तर प्रदेश पुलिस संगठन की प्रशासनिक संरचना में पुलिस रेंज का नेतृत्व किस अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो जिलों के कप्तानों के नाम की निगरानी करते हैं? तो दोस्तों यह होता है पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस उप महानिरीक्षक। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कई जिलों को मिलाकर एक रेंज बनाई जाती है, जिसका प्रमुख आईजी या डीआईजी रैंक का अधिकारी होता है। पुलिस जोन का प्रमुख एडीजी या आईजी रैंक का अधिकारी होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के अधीन काम करने वाले देश की प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो और विदेशी खुफिया मामलों को देखने वाली संस्था रो सीधे किसे रिपोर्ट करती है? तो दोस्तों ये सीधे भारत के प्रधानमंत्री या कैबिनेट सचिव पीएमओ को रिपोर्ट करती है। दोस्तों आपको 15 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो जो है और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी दोनों ही सीधे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के समन्वय में कैबिनेट सचिवालय को रिपोर्ट करती है। यह देश की सुरक्षा से जुड़ी अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक वित्तीय स्थिरता और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में किस ऐतिहासिक सम्मेलन के तहत की गई थी? तो दोस्तों यह किया गया था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि वर्ष 1944 में अमेरिका में न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स शहर में एक सम्मेलन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप IMF और विश्व बैंक का जन्म हुआ। इसीलिए इन दोनों वैश्विक संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC है, तो ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से बचाने वाली ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है और इसकी मोटाई को किस इकाई में मापा जाता है? तो दोस्तों यह मापा जाता है, पहले तो ये समताप मंडल में पाया जाता है और यह मापा जाता है डॉप्सन यूनिट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि ओजोन गैस की परत मुख्य रूप से धरातल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैसों के कारण इस परत को नुकसान पहुंचता है। ओजोन परत की सघनता या मोटाई डॉप्सन इकाई में व्यक्त की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अपने विशाल चमड़ा उद्योग और कपड़ा मिलों के कारण उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों कानपुर को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर शहर उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति का केंद्र रहा है। चमड़े के जूते, बेल्ट और जैकेट के बड़े पैमाने पर उत्पादन और ऐतिहासिक रूप से सूती वस्त्र मिलों की अधिकता के कारण इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर उपनाम दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में नीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने से है और भारत में इसे क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों नीली की क्रांति कहा जाता है मत्स्य उत्पादन के लिए और इसका श्रेय जो जाता है डॉक्टर अरुण कृष्ण और डॉक्टर हीरालाल चौधरी को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि नीली क्रांति का उद्देश्य देश में मछली पालन और जलीय कृषि को आधुनिकीकरण तकनीकों से बढ़ावा देना था। दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति यानी वर्गीज कुरियन और खाद्यान्न के लिए हरित क्रांति यानी MS स्वामीनाथन चलाई गई थी। ये तीनों ही आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश 1957 में किस समिति ने की थी?
जिसे बाद में 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। तो दोस्तों यह किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के लिए 3 स्तर पर पंचायत बनाने का सुझाव दिया। ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत पर और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इस रिपोर्ट के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत की गई। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। बल जिसमें ज़्यादा होगा वो तीनों तरफ से लड़ाई कर सकता है। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति। इस प्रश्न का हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1829 में भारत के किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के कड़े प्रयासों के बाद सती प्रथा को कानूनी रूप से अपराध घोषित कर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था? तो दोस्तों यह किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि राजा राम मोहन राय ने अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ एक लंबा आंदोलन चलाया। इसके परिणाम स्वरूप तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 के पास किया, जिसके बाद किसी विधवा को जिंदा जलाना एक दंडनीय संज्ञेय अपराध बना दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष शुरू किया गया था और इस सम्मान से नवाजे जाने वाले पहले गैर भारतीय विदेशी नागरिक कौन थे? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान और इसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी। वर्ष 1987 में पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें सीमांत गांधी का या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक थे। दूसरे विदेशी नागरिक नेल्सन मंडेला 1990 में थे। ये आपको याद रखना है और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में स्थित है और यह मुख्य रूप से किस दुर्लभ जीव के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों यह जाना जाता है बरसिंगा और बाघ के लिए और लखीमपुर खीरी में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे। नेपाल सीमा से सटे लखीमपुर खीरी जिले में स्थित दुधवा को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह तराई क्षेत्र का एक घना जंगल है जो संकटग्रस्त बारहसिंगा और रॉयल बंगाल टाइगर की बड़ी आबादी के संरक्षण के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का आधिकारिक आदर्श वाक्य या नारा निम्नलिखित में से कौन सा है जो थानों और पुलिस वाहनों पर अंकित रहता है? तो दोस्तों यह है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यह नारा अंकित रहता है। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक ध्येय वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यह राज्य की जनता की सुरक्षा और अपराध मुक्त समाज के प्रति पुलिस बल की कटिबद्धता और निष्ठा को प्रदर्शित करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के इतिहास की विस्तृत जानकारी देने वाली प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना किसने की थी, जो यूनानी राज सेलुकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो दोस्तों यह किया गया था मेगास्थनीज के द्वारा। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन, राजा के दिनचर्या, भारतीय समाज के 7 वर्गों और सैन्य संगठन का बहुत ही सुंदर आंखों देखा विवरण लिखा है। चाणक्य ने प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य के प्रशासन में
अष्टप्रधान क्या था और इसमें पेशवा का पद किसको दर्शाता था? तो दोस्तों इसमें जो पेशवा का पद दर्शाता था यह दर्शाता था प्रधानमंत्री को, और अष्टप्रधान जो थे 8 मंत्रियों की परिषद थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपके 26 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रशासन चलाने के लिए 8 मंत्रियों की एक प्रसिद्ध बनाई थी जिसे अष्टप्रधान कहते थे। इसमें पेशवा का पद सबसे ऊंचा प्रधानमंत्री जैसा होता था जो राजा की गैर मौजूदगी में सब देखभाल करता था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा देश के वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किया गया था? तो दोस्तों यह लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में लागू किया गया था। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 101वें संविधान संशोधन के तहत देश में एक देश एक कर के सपने को पूरा करते हुए जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो दोस्तों यह कहा जाता है काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी या कपास की मिट्टी कहते हैं। इसमें नमी सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है और यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र गुजरात के दक्कन ट्रैप क्षेत्र में मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रसिद्ध जनजाति वज्रहर नामक त्यौहार मनाती है और दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो दोस्तों यह जो जनजाति है यह जनजाति का नाम है थारू जनजाति। थारू जनजाति के लोग दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि थारू जनजाति यूपी की तराई क्षेत्र यानी गोरखपुर लखीमपुर खीरी में रहती है। ये लोग दिवाली के दिन अपने पूर्वज को याद करते हैं और भेंट चढ़ाते हैं, इसीलिए इसे शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों के संदर्भ में सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग तकनीक में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यह प्रासर्व तरंगों का प्रयोग करके गहराई मापते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोनार में ऊंची फ्रीक्वेंसी वाली अल्ट्रासाउंड सोनिक तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक का उपयोग होता है। ये तरंगे पानी के अंदर बिना भटके लंबी दूरी तय करती है और दुश्मन की सबमरीन या डूबे हुए जहाज़ों का पता लगाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है और इसको किस खनिज को गर्म करके बनाया जाता है? तो दोस्तों इसको जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जिप्सम जिसे CaSO4 2H2O को जब गर्म किया जाता है तो यह पानी के अणुओं को खोकर प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 12H2O बन जाता है। इसका उपयोग हड्डी जोड़ने वाले प्लास्टर और मूर्तियां बनाने में होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है जिसकी कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाता है? तो दोस्तों यह होता है अग्नाशय में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है और इसके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है जो ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसकी कमी से डायबिटीज हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पे नीति आयोग की स्थापना कब की गई और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी।
हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आयोग को एक थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। इसका जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके पदेन अध्यक्ष हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि साइबर क्राइम के संदर्भ में उस मेलिशियन सॉफ्टवेयर या डिवाइस को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की कीबोर्ड पर दबाए गए हर बटन को रिकॉर्ड करके गुप्त पासवर्ड चुरा लेता है। तो दोस्तों यह होता है की लॉगर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि की लॉगर एक ऐसा खतरनाक टूल सॉफ्टवेयर है जो आपके कीबोर्ड पर टाइप किए गए हर एक अक्षर को रिकॉर्ड करके हैकर के पास भेज देता है। इससे नेट बैंकिंग और सोशल मीडिया के पासवर्ड आसानी से चोरी हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी को मुख्य रूप से किस पड़ोसी देश के साथ लगने वाली कठिन पहाड़ियों सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व दिया गया है। तो दोस्तों आईटीबीपी को यह दायित्व चीन के सीमा पर दिया गया है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आईटीबीपी का गठन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद हुआ था। यह बल मुख्य रूप से लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली है। भारत चीन की बर्फीली और पहाड़ी सीमाओं की रक्षा यही करते हैं आईटीबीपी। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस संगठन में एक जिले के अंदर पुलिस प्रशासन को सबसे बड़ा और मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों यह होता है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी, पुलिस अधीक्षक एसपी ये होते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे किसी भी जिले की पूरी पुलिस व्यवस्था का कप्तान एसएसपी यानी बड़े जिले में या एसपी होता है। ये पूरे जिले की कानून व्यवस्था के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को किस वर्ष अपनाया गया था जिसके कारण हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों यह अपनाया गया था वर्ष 1948 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस में मानवाधिकार का घोषणा पत्र पास किया था। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में अब तक की सबसे आखिरी विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी और इसमें किन पुराने नोटों को कानूनी रूप से बंद किया गया था? तो दोस्तों वह था डेट 8 नवंबर 2016 और 500 और 1000 के नोट उस समय बंद किए गए थे। दोस्तों ये डेट आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने अचानक देश में चल रहे 500 और 1000 के पुराने नोटों को आधी रात से कानून रूप से अमान्य घोषित कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए जीएसटी काउंसिल अनुच्छेद 279A का अध्यक्ष कौन होता है जो टैक्स की दरों का निर्धारण करता है? तो दोस्तों यह होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है जिसका निदेशक अध्यक्ष देश का केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। इसमें देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा और सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था और इसे सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों इसकी शुरुआत जो हुई थी यह हुई थी 1961 में और पहले व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी पर पहला पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को उनकी रचना औद कुशल के लिए दिया गया था। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। ये आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है इसलिए इसे आप अच्छे से देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है
भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की आधिकारिक राजधानी और वहाँ चलने वाली मुद्रा का सही नाम क्या है? तो म्यांमार की आधिकारिक राजधानी जो है दोस्तों यह है नेपिदा यानी नेपिदाव, और यहाँ की मुद्रा जो है वह है क्यात। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि म्यांमार जिले पर पहले वर्मा कहते थे साल 2005 में अपनी राजधानी बदलकर नेपिदा बनाई थी और वहाँ पे ऑफिशियल करेंसी क्यात चलता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के लिए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए नए वोटर्स को प्रोत्साहित करने और जागरूक करने के लिए साल 2011 से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास और चंद्रगुप्त द्वारा चाणक्य की मदद से नंद वंश को हराने की कहानी पर आधारित प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके लेखक विशाख दत्त हैं। इस नाटक में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने और चाणक्य की राजनीतिक चालों के बारे में जानकारी मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो स्थित है दोस्तों यह स्थित है बेंगलोर में, और इसकी स्थापना जो हुआ था यह 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे इसरो देश की मुख्य स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना विक्रम साराभाई के प्रयासों पर से 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के संदर्भ में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों इसका मतलब जो होता है यह होता है केवल भेजने वाला और पाने वाला की मैसेज पढ़ सकते हैं, कोई तीसरा या कंपनी भी नहीं इसे पढ़ सकता। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे E2EE साइबर सिक्योरिटीज़ की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें डेटा भेजते ही कोड में बदल जाता है। इसे केवल वही डिवाइस खोल सकता है जिसके पास उसकी सिक्योर की हो। इससे चैट लीक होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मिट्टी के खिलौने और पारंपरिक टेराकोटा शिल्प के लिए किस जिले को चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है गोरखपुर को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गोरखपुर जिले के प्रसिद्ध टेराकोटा पकी हुई मिट्टी की कलाकृतियाँ मूर्तियाँ को ग्लोब पहचान दिलाने के लिए इसे ओडोप में चुना गया है और इसे जीआई टैग भी मिला है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1984 में हुए ऐतिहासिक भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की जान गई थी? तो दोस्तों यह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक फैक्ट्री से बेहद जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, जिसे इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटना माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि के संदर्भ में रबी फसल को किस समय बोया जाता है और इसके मुख्य उदाहरण कौन से हैं? तो दोस्तों रबी फसल को जो बोया जाता है अक्टूबर नवंबर के समय में बोया जाता है और इसके मुख्य फसल हैं गेहूं, जौ, सरसों, चना। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
इसका व्याख्या आप देखेंगे कि रबी फसल की फसलें सर्दियों में शुरू यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और गर्मियों की शुरुआत यानी मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गेहूं और सरसों इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड को नियंत्रित और रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी को किस वर्ष का कानूनी वैधानिक दर्जा मिला था? तो दोस्तों इसको कानूनी वैधानिक दर्जा जो मिला था 1992 में मिला था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सेबी की स्थापना तो 1988 में हो गई थी, पर तब इसके पास कानूनी ताकत नहीं थी। हर्षद मेहता स्कीम के बाद सेबी एक्ट 1992 के तहत इसे कानूनिक वैधानिक निकाय का दर्जा देकर बेहद शक्तिशाली बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन वर्ष 1885 में कहाँ आयोजित किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी और इसका जो अधिवेशन हुआ था यह बम्बई में हुआ था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना ए ह्यूम ने की थी और इसका पहला अधिवेशन 18 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जिसमें 72 सदस्य शामिल थे। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 50 क्वेश्चन पूरा होता है। आपके 50 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए ये आप हमें कमेंट करेंगे। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। तो दोस्तों यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब आप आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।